बहुत कम समय में कैसे देश की राजनीति ने एक नई करवट ली है। असल में महज 82 दिन पहले बनी कॉकरोच जनता पार्टी ने देश की राजनीति का एजेंडा ही बदल दिया है और अब कैसे लगभग हर राजनीतिक दल को उसी मुद्दे पर आकर बात करनी पड़ रही है। जेनजी की आवाज उठाई सीजेपी ने और वो खुद बन गई अंपायर। अब कैसे जेनजी को रिझाने के लिए सभी पार्टियों में लगी है होड़। क्या 2029 चुनाव में सबसे ज्यादा ताकतवर होगा जेनजी का वोट? कैसे आरएसएस में जेनजी आंदोलनकारियों को लेकर सुनाई दे रहे हैं अलग अलग सुर। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने जेनजी से संवाद की कोशिश की, लेकिन वो कैसे इसमें बुरी तरह से फंसे। छात्रों को एंटी नेशनल बताने और छात्र प्रोटेस्ट के दौरान चली पैलेट गन पर मोहन भागवत ने क्या कहा? सरकार की लाइन से एकदम अलग वो कौन सी बातें हैं जो आरएसएस प्रमुख ने कही, इसका क्या मतलब है? और ये ध्यान से सुनिएगा। क्या राम मंदिर चंदा चोरी के दौरान नागपुर और दिल्ली की भिड़ंत अब तक जारी है? नमस्कार, मैं हूं दिबांग, आप देख रहे हैं दिबांग ऑफिशियल। कहा गया कि संघ प्रमुख मोहन भागवत एक कार्यक्रम में जेनजी और जेन अल्फा के 2000 छात्रों के साथ एक संवाद करेंगे। लगा वो आरएसएस के सरस्वती शिशु मंदिर, सरस्वती विद्या मंदिर और आदर्श विद्या मंदिर के बच्चों से बात करेंगे। लेकिन वो मुंबई में इंडिया इंटरनेशनल मूवमेंट टू यूनाइट नेशंस के प्रोग्राम में पहुंचे। इसमें सिर्फ बच्चे ही नहीं, बड़ी संख्या में बड़े भी दिखाई दिए। कार्यक्रम में सवाल जवाब के अलावा भी बहुत कुछ दिखा, जिसे आरएसएस प्रमुख ने लोगों के साथ बैठकर देखा। मैंने जब किया तो स्टेज पर चमकीली ड्रेस में डांस चल रहा था। गाना फिल्म प्रिंस का, बदन पे सितारे लपेटे हुए। इस कार्यक्रम में सवालों के जवाब देते हुए मोहन भागवत ने कई बातें ऐसी कहीं जिनसे खूब मीम्स अगले कुछ दिनों में बनेंगे। उनके कई जवाबों ने ज्यादा बड़े सवाल पैदा कर दिए। जंतर मंतर पर हुए छात्र आंदोलन पर भागवत ने कहा कि जेनजी की शिकायत सही है। अगर सरकार ने पहले बात कर ली होती तो आंदोलन की जरूरत नहीं पड़ती। वो बोले, जेनजी को आंदोलन नहीं करना चाहिए ये हम नहीं कहेंगे, लेकिन ये कैसे करना चाहिए उसे देखना चाहिए। सबसे ज्यादा हल्ला हुआ छात्रों पर चली पैलेट गन के सवाल पर। लेकिन उससे पहले सवाल आया कि क्या आंदोलन करने वालों को एंटी नेशनल और दूसरे देश का एजेंट तक कहा जा सकता है? इसके जवाब में भागवत ने कहा कि अगर जेनजी आंदोलन कर रहा है तो वो एंटी नेशनल नहीं है, वो अपने लोग हैं, हमारी ही नई पीढ़ी है। कई बार ऐसे भी लगता है कि प्रोटेस्ट पे हम निकल आए तो लोग हमें एंटी नेशनल बुला देंगे। हाँ, लोग हमें बोलेंगे सेइंग दैट दिस पीपल आर एजेंट्स ऑफ सम कंट्री एंड सो। तो सर नहीं, इसमें वो मैं कह रहा हूँ ना, इसमें मैं कह रहा हूँ हाँ, कि जेनजी अगर एजिटेशन कर रही है तो एंटी नेशनल तो है नहीं, अपने लोग हैं, अपनी नेक्स्ट जनरेशन है। जी सर। इस अपनेपन से डायलॉग का साथ मैंने बोला अपनापन चाहिए, संबंध चाहिए। वो हमारा संबंध है, उसका रिकॉग्निशन चाहिए, तब ये डायलॉग होता है। वहाँ की बात हमको समझ में आती है, हमारी बात वहाँ समझ में आती है, ये होता है, तो होना चाहिए। और जेनजी वगैरह ऐसी है ऐसा मैं तो बिल्कुल नहीं मानता। आपके विदाउट इट कॉन्टेक्स्ट भी जब पूछा गया तो मैंने बताया, और आज भी मैंने आपके सामने बोला है कि मुझे लगता है कि ये जो नई पीढ़ी है जेनजी जेन अल्फा, ये अभी जो हमारी एग्जिस्टिंग पीढ़ी है उससे ज्यादा ऑनेस्ट है। अरे वाह, बढ़िया है। और देशभक्ति और सेवा का ऑनेस्ट अपील उसमें चलता है। जवाब सही है, लेकिन इससे आरएसएस के अंदर का विरोधाभास भी सामने आया। 3 अगस्त को टाइम्स ऑफ इंडिया में रिपोर्ट छपी जिसमें आरएसएस के सर सह कार्यवाह अतुल लिमय ने कहा कि सीजेपी के आंदोलन को केस स्टडी की तरह समझना चाहिए। उसकी क्रोनोलॉजी, तरीका, सपोर्ट सिस्टम
और उसके पीछे की सोच को डिकोड करना चाहिए। यहां तक तो इस बयान में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके बाद उन्होंने कहा कि आंदोलन शुरू पेपर लीक से हुआ, लेकिन बाद में छात्र संगठन, मजदूर संगठन, मानवाधिकार समूह, महिला संगठन, आदिवासी संगठन, किसान संगठन, मुसलमान और ईसाई संगठन, वकील, पर्यावरण से जुड़े लोग और पत्रकार इसमें जुड़ गए। उन्होंने इसे नई किस्म की राजनीति का प्रयोग बताया। उन्होंने एंटोनियो ग्राम्स्की का नाम लेकर कहा कि लोकतांत्रिक तरीकों का इस्तेमाल करके लोकतंत्र को भीतर से कमजोर किया जा सकता है। लिमे ने आरोप लगाया कि आंदोलन में हिंदू विरोधी और देश विरोधी नारे लगे। उन्होंने आंदोलन को संविधान विरोधी और भारत विरोधी बताया, जबकि भागवत कह रहे हैं कि वो एंटी नेशनल नहीं है, ये अपने लोग हैं। सवाल यह है, क्या आरएसएस में भी इसको लेकर मतभेद है या संघ अपनी लाइन बदल रहा है? अगर बदल रहा है तो क्यों? क्या दबाव है? अगला सवाल आया, आंदोलनकारी छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ, पैलेट गन का फायर हुआ। इस सवाल के बीच में ही दर्शकों ने समर्थन में शोर मचाया और मोहन भागवत ने सवाल पूरा होने से पहले ही इसका जवाब देना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा, सही जानकारी उनके पास नहीं है। कई बार ऐसे विषय आता है कि जैसे अभी प्रोटेस्ट में, आंदोलन में हुआ था कि ये बच्चे जो भगवान का स्वरूप है, उन पे कई बार जो इनोसेंट है, उन पे कई बार लाठीचार्ज होता है, पैलेट गन फायरिंग हुआ था। तो ये सारे विषय के और एक बात, हाँ, आपका क्या मानना है? ये होना चाहिए। ये जो बातें है ना जी, ये क्यों हुआ, क्या हुआ, इसके कारणों में जाना पड़ेगा, जिसके लिए जो जानकारी चाहिए मेरे पास नहीं है, आपके पास भी पूरी नहीं होगी ऐसा मुझे लगता है जी। लेकिन इसको देख के कहाँ गड़बड़ है ये तय करना पड़ेगा। मैं अभी ये नहीं कह सकता कि क्या हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि सही गलत मुझे भी मालूम नहीं। आप भी पढ़कर बता रहे हैं, मैं भी पढ़कर बता रहा हूँ। आज सुबह मैं आ रहा था तो कुछ मॉड्यूल्स वगैरह इसमें घुस गए, उनका कुछ भंडाफोड़ वगैरह इसी बात न्यूज़ में पढ़ रहा था। वो कितनी सही है नहीं है मुझे मालूम नहीं, लेकिन मुझे अगर आंख मूंदकर विश्वास रखने के लिए कहा तो मैं जैन जी पर विश्वास रखूंगा। इस जवाब में उन्होंने कहा कि उनको पूरी जानकारी नहीं है। वो चाहते तो सवाल के जवाब को वहीं रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और उन्होंने इसमें मॉड्यूल्स होने की बात जोड़ दी और यह भी कहा कि मुझे मालूम नहीं कि ये बात सही है या नहीं। सवाल है, भागवत जी, आप संघ के प्रमुख हैं, आप एक बड़े मंच पर हैं जिसे सब जगह दिखाया जा रहा है, तो आप ऐसी बात का जिक्र क्यों कर रहे हैं जिसके बारे में आपको खुद ही ये कहना पड़े कि मुझे मालूम नहीं कि बात सही है या नहीं? क्या बात है कि आपने जवाब को ये मोड़ दिया? जब किसी जांच में पुलिस को कोई रिपोर्ट प्लांट करवानी होती है तो इस तरह की बात की जाती है। आपको इसकी क्यों जरूरत पड़ी? आपने कौन सा हिसाब बराबर किया? क्या ये राम मंदिर चंदा चोरी मामले के दौरान गोदी मीडिया में उछली खबरों का हिसाब तो नहीं था? इस पर मैंने एक वीडियो विस्तार से बनाया है, आप उसे जरूर देखिए। वैसे इस खबर के मुताबिक जंतर मंतर आंदोलन में आईएसआई के इशारे पर आतंकी वारदात की योजना बनी और इसका खुलासा अमृतसर के पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने किया। ये मामला गंभीर है। पंजाब पुलिस कह रही है कि आईएसआई समर्थित मॉड्यूल के कुछ सदस्य जंतर मंतर पर पहुंचे, उन्हें विदेश में बैठे हैंडलर से मदद मिली और पेट्रोल बम बनाकर हमला करने की योजना बनी। तो ये केवल आंदोलन पर शक करने वाली खबर नहीं है, ये देश की सुरक्षा व्यवस्था पर बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि जंतर मंतर पर दिल्ली पुलिस ने एआई पावर्ड फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम FRS के साथ हाईटेक मोबाइल सर्विलेंस मैन ईक्षणा तैनात की। वहां पोर्टेबल CCTV सेटअप और वेयरेबल स्मार्ट ग्लासेस का इस्तेमाल हुआ। चेहरे पहचानने वाली तकनीक से रियल टाइम में भीड़ में मौजूद लोगों का पुलिस रिकॉर्ड के साथ मिलान किया गया।
पुलिस सूत्रों ने दावा किया कि 2500 से ज्यादा आपराधिक रिकॉर्ड वाले लोगों की पहचान हुई। तो सवाल है, कथित आतंकी मॉड्यूल के लोग धरना स्थल तक पहुंचे कैसे? वहां की जानकारी लेकर कैसे वो लौट गए? क्या पंजाब पुलिस, दिल्ली पुलिस, स्पेशल सेल और इंटेलिजेंस ब्यूरो के बीच सूचना का आदान प्रदान नहीं हुआ? इनके बीच कोई तालमेल नहीं है? अब 15 अगस्त सर पर है, तो क्या मान लिया जाए कि राजधानी की सुरक्षा इतने कैमरों, इतनी एजेंसियों और एआई संयंत्रों के बावजूद सवाल के घेरे में है? आतंकी साजिश की जो बात सामने आई, उसमें क्या कार्रवाई हुई? सवाल है, क्या सुरक्षा में बड़ी चूक का बोझ पूरे छात्र आंदोलन पर डालना सही है? क्या सरकार की नाकामी के लिए छात्रों से चरित्र प्रमाण पत्र मांगा जाएगा? यहां क्या भागवत सरकार पर सवाल उठाते नहीं दिखे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या लाठी, पैलेट गन और टीयर गैस से इन आतंकियों पर काबू पाया जा सकता है? दुनिया में क्या कहीं ऐसा होता है? फिर एक सवाल ऐसा आया जिस पर मोहन भागवत डगमगाए। भारत के 15 लाख स्कूलों में से 1 लाख में शौचालय तक नहीं है। 15,000 स्कूल ऐसे हैं जिनमें पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। लड़कियों की पढ़ाई इन स्कूलों में कैसे होगी? उनसे यह भी पूछा गया कि देश में 10 लाख टीचर्स की वैकेंसी है, लेकिन इन सवालों पर उन्होंने कोई सीधे जवाब नहीं दिए। इसके जवाब में भागवत ने कहा कि शिक्षा हम सबकी जिम्मेदारी है और सबको अपने अपने स्तर पर इसकी कोशिश करनी चाहिए। शिक्षा ये कमर्शियल बिजनेस नहीं है, जी, वो जीवन की नेसेसिटी है। इसलिए शिक्षा सर्वसुलभ हो, सबको मिले, ऐसा उसका स्ट्रक्चर करना चाहिए। तो इसमें तो बहुत सारा विचार करना पड़ेगा, फीस को लेके सारी बातें। दूसरा, शिक्षा हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो जिसका काम वो ठीक करे वो होना ही चाहिए। नहीं हो रहा है तो गड़बड़ है, उसको ठीक करना चाहिए। लेकिन मैं अपने जगह क्या कर सकता हूं? उदाहरणार्थ, कई जगह, कई स्थान है हमारे यहाँ, तो ग्रामीणों ने और कार्यकर्ताओं ने मिलके वहां के स्कूल को ठीक किया। क्योंकि 6% बजट एलोकेशन की मांग तो पुरानी है और हम उसका समर्थन करते हैं। बढ़िया है। हम तो बढ़िया है। एजुकेशन वगैरह में जाने वाले लोग नहीं हैं, लेकिन ये मांग उचित है, ऐसा हमको लगता है। उस पर इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। अब सरकार के द्वारा ठीक इम्प्लीमेंटेशन हो, इसके लिए क्या क्या करना चाहिए? केवल वो करने से नहीं होगा, क्योंकि ऐसा तो कभी किसी ने कहा नहीं कि सरकारी पूरी शिक्षा चलाए। तो हम सब मिलके तो चला सकते हैं। यहां उन्होंने जो कहा उसको ध्यान से सुनना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। उन्होंने साफ कहा, ऐसा तो किसी ने कहा नहीं कि सरकार ही पूरी शिक्षा चलाए। अब इसका क्या मतलब है? देखिए, भारत के संविधान का अनुच्छेद 21A साफ तौर पर कहता है, और ये मैं कोट कर रहा हूं, 6 से 14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना राज्य का कर्तव्य है। यानी इस आयु वर्ग के बच्चों के लिए शिक्षा मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। इसका मतलब कि सरकार केवल इच्छा से नहीं, बल्कि संवैधानिक दायित्व के तहत शिक्षा उपलब्ध कराती है। शिक्षा का अधिकार सिर्फ ये नहीं है कि बच्चा स्कूल में दाखिला ले सके। इसका अर्थ है कि राज्य ऐसी व्यवस्था करे जिसमें स्कूल उपलब्ध हो, योग्य शिक्षक हो, बुनियादी सुविधाएं हो, आर्थिक कारणों से कोई बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे और किसी बच्चे के साथ भेदभाव न हो। दूसरी बात, उन्होंने ये भी कहा कि बजट का 6% शिक्षा को मिलना चाहिए। उन्होंने ये आश्वासन दिया कि बिना आंदोलन के ही ये हो जाएगा। किस आधार पर वो ऐसा बोल गए, ये साफ नहीं है। असलियत इससे दूर है। हाल में द इंडियन एक्सप्रेस ने एक खास रिपोर्ट बनाई और बताया कि केंद्रीय बजट में
शिक्षा मंत्रालय की हिस्सेदारी पिछले 12 साल में लगातार घटी है। ये 2013-2014 में 4.6% और हाल के केंद्रीय बजटों में घटकर 2.6%। मोहन भागवत ने जो कहा शिक्षा के बारे में वो गंभीर बात है। इस पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। ये चिंताजनक बात है क्योंकि 2014-15 से लेकर 2024-25 तक 10 सालों में देश में 93,779 स्कूल, प्राइमरी स्कूल बंद हुए हैं। सबसे ज़्यादा स्कूल उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में बंद हुए हैं। ये बहुत चिंताजनक आंकड़ा है क्योंकि अगर स्कूल बंद होगा तो छात्रों को शिक्षा कहां से मिलेगी? छात्र शिक्षित नहीं होंगे तो हम विश्व गुरु आखिर कैसे बनेंगे? दो और बातें जिन पर उनकी राय, मोहन भागवत की राय, सरकार की मौजूदा राय से, स्थिति से बिल्कुल अलग है। पहला, पाकिस्तान को लेकर उन्होंने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से हमेशा दुश्मनी संभव नहीं है। कॉन्फ्लिक्ट के बाद संवाद जरूरी है। कोई हमेशा दुश्मन नहीं होता। दूसरा, LGBTQ समाज के बारे में उन्होंने कहा कि हमारे समाज का अभिन्न हिस्सा है। भारतीय समाज में उन्हें स्वीकार करने की परंपरा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि समाज को सभी के साथ सम्मानजनक व्यवहार करना चाहिए। समलैंगिक विवाह पर उन्होंने सुझाव दिया कि समलैंगिक जोड़ों को साथ रहने के लिए अलग कानूनी व्यवस्था बनाई जाए, लेकिन उसे विवाह नहीं कहा जाए। क्या भागवत सरकार को ये कदम उठाने को कह रहे हैं? सरकार को इशारा कर रहे हैं कि ये कदम उठाइए? या क्या आने वाले दिनों में सरकार इस बारे में कोई कदम उठाएगी? इस पर नज़र रखी जाएगी। भारत में करीब 40 करोड़ जेन जी और करीब इतने ही जेन अल्फा हैं। यानी दोनों को मिला दें तो भारत की कुल आबादी का आधे से ज़्यादा। जेन जी यानी वो युवा जिनकी उम्र आज की तारीख में 17 से 29 साल के बीच है, और जेन अल्फा यानी वो बच्चे जो अभी 2 से 14 साल के बीच में हैं। जेन अल्फा को तो अभी वोटर बनने में समय लगेगा, लेकिन 2029 के चुनाव में 38 करोड़ जेन जी ये तय करेंगे कि देश में किसकी सरकार बनेगी। 3 साल बाद जब देश में आम चुनाव होंगे तब इस बार ये जेन जी सवालों के साथ पोलिंग बूथ तक बढ़ेगा, क्योंकि सवाल पूछने का मंत्र कॉकरोच जनता पार्टी ने इस पीढ़ी को दे दिया है। कॉकरोच जनता पार्टी ने इतनी मजबूत पिच तैयार की है कि अब किसी भी पार्टी के लिए सिर्फ कुछ वादे करके, कुछ बयान देकर, कुछ जुमले देकर सत्ता में आना आसान नहीं होगा। आज का वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। आपके ढेरों संदेश आते हैं, उनको मैं पढ़ रहा हूँ, उनके जवाब भी देता हूँ। बहुत सारे पुराने दर्शक जो आज तक के दिन से जो NDTV से मुझे देखा करते थे वो भी जुड़ रहे हैं। ये बहुत खास संदेश है, आपके संदेशों की बात कर रहा हूँ, और ये है प्रोफेसर यूसुफ। कहते हैं, दिस पर्सन्स एबिलिटी टू एक्सप्लेन, एनालाइज एंड क्लैरिफाई complex events is extraordinary and rare, and they present them with exceptional professionalism. उन्होंने कहा कि दुनिया की सर्वश्रेष्ठ मीडिया पर्सनालिटीज़ में इनकी गिनती होती है। ये भी कहा कि वो मेरा कार्यक्रम अरबिक ट्रांसलेशन में देखते हैं और बताते हैं कि हिंदी में सुनने का उसका कितना आनंद आता होगा। थैंक यू प्रोफेसर यूसुफ। मैंने उनका पेज देखा यूट्यूब पर, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और कई बुक रिव्यू भी करते हैं। उनको बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी अच्छी बातें उन्होंने कही, यानी अरबिक भाषा में वो कार्यक्रम देखते हैं। ये अगला संदेश है और इनका नाम साफ नहीं है। कह रहे हैं कि आई सब्सक्राइब यू बिकॉज आई लव योर जर्नलिज्म। आई हैव ग्रोन फ्रॉम द एज ऑफ 15 to 40 वॉचिंग योर बोल्ड एंड ब्रेव शोज ऑन TV। 15 से 40 साल के हो गए मेरे शो ये लगातार देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इनको। काश आपने अपना नाम भी लिखा होता। आशा वाजपेयी है, इन्होंने उस केस के बारे में बताया है जो सुप्रीम कोर्ट में था।
22 साल बाद एक व्यक्ति को छोड़ा गया, पाया गया कि उसके खिलाफ जो आरोप है वो है ही नहीं। कोरापुट से इस व्यक्ति को छोड़ा गया। वहाँ मैंने जेल के सुपरिटेंडेंट से आज बात की। मैंने जानना चाहा कि क्या इनसे बात हो सकती है, मैं उनका इंटरव्यू करना चाहता था, लेकिन उन्होंने कहा कि व्यक्ति वहाँ से चला गया है और उसके पास मोबाइल फ़ोन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि न्याय व्यवस्था को इस बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि समाज के हाशिए पर खड़े गरीब लोग ऐसे हैं जिनको न्याय पूरी तरह से मिल नहीं पाता। अगला कमेंट रवि मिश्रा का है। उन्होंने अपने तरीके से, अपने खास अंदाज में इस चैनल पर भरोसा जताया है। रवि जी, धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको ये चैनल कैसा लग रहा है, ज़रूर बताइए। ये भी बताइए कि आप इसमें किस तरह की रिपोर्ट देखना चाहेंगे। आज तो हमने खास तौर पर ध्यान दिया आरएसएस प्रमुख के भाषण पर, उनके इंटरव्यू पर। क्या आप आगे भी इस तरह के वीडियो देखना चाहेंगे, ज़रूर बताइएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करें। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तब आप बेल आइकॉन पर दबाइएगा ज़रूर, क्योंकि उससे आपको जानकारी मिलेगी हमारा ताज़ा वीडियो कब आ रहा है। कमेंट करें, शेयर करें। शेयर करें मतलब साझा करें, अपने दोस्तों को बताएं, दोस्तों को भेजें। क्यों नहीं ऐसा करते कि जो आपके व्हाट्सएप ग्रुप हैं उसमें भी इनको जगह देते। बहुत बहुत धन्यवाद।